चलिए राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। बात होगी आज किसानों के भारत बंद की। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में आज संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया था। देश भर में किसानों ने सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आज एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किए। किसानों के समर्थन में राजनीतिक पार्टियां और दूसरे संगठन भी सड़क पर उतरे। जरा तस्वीरें देख लीजिए। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है, सिंघू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है और केएमपी एक्सप्रेसवे है। राजधानी दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर पर आज देखिए किसानों ने सड़क जाम कर दी, सड़क पर बैठ गए। वहीं सिंघू बॉर्डर पर भी प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई। केएमपी एक्सप्रेसवे की तस्वीरें आपके सामने है और टिकरी बॉर्डर भी देख लीजिए। ज्यादातर असर आज के भारत बंद का उन्हीं राज्यों में, उन्हीं इलाकों में रहा जहां पहले से आंदोलन चल रहा है। किसानों के इस प्रदर्शन से दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में आज भयंकर जाम लगा रहा। सुबह सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर हो, दिल्ली नोएडा बॉर्डर हो या फिर डीएनडी फ्लाईओवर, हर जगह लोगों को जाम से दो चार होना पड़ा। तस्वीरें जरा देखिए, खासतौर से दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर जरा देखिए। जहां तक नजर जाएगी सैकड़ों हजारों गाड़ियां आपको दिखाई देंगी। देश के कुछ और इलाकों में भी हाईवे पर लोगों को जाम में फंसे रहना पड़ा। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भी जाम लगा, लोगों को खासी दिक्कत हुई। अब सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि और भी कई इलाकों में किसानों ने प्रदर्शन तो किया, खासकर पंजाब और हरियाणा में। वो तस्वीरें भी जरा देख लीजिए। इन राज्यों के कई इलाकों में, पंजाब हरियाणा में, किसानों ने भारत बंद के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। ये देखिए तस्वीरें। अंबाला हो, अमृतसर हो, बरनाला, मोहाली, संगरूर, वहीं हरियाणा के बहादुरगढ़, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और पलवल की तस्वीर आपके सामने है। वहीं सिलीगुड़ी की तस्वीर भी देखिए। तिरुवनंतपुरम में भी किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुआ है। पंजाब के कई इलाकों में किसानों ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया। रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन की वजह से कई ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा। किसानों के इस भारत बंद को कई राजनीतिक और दूसरे संगठनों ने भी सड़क पर उतरकर अपना भरपूर समर्थन दिया है। पटना में आरजेडी और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। डाक बंगला चौराहे पर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। वहीं पटना में ही पटना विश्वविद्यालय के छात्रों का आगजनी कर विरोध प्रदर्शन दिखा। मुंबई में कांग्रेस, एनसीपी और शेतकारी संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भारत बंद के समर्थन में उतरे, धरने पर बैठ गए। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर और बेंगलुरु में भी कई संगठनों ने किसानों के समर्थन में सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। आज के भारत बंद को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, भारत बंद सफल रहा। सुनिए। हमारा पूर्ण रूप से ठीक रहा। जो किसान है, इस विचारधारा के लोग हैं, वे पूर्ण रूप से इसमें उनका समर्थन था, उन्होंने पूरा समर्थन दिया और पूर्ण रूप से भारत बंद सफल रहा। दरअसल केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 10 महीनों से किसान आंदोलनरत हैं। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं। आंदोलनकारी किसानों की मांग है केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले, इसके साथ ही एमएसपी की गारंटी वाला कानून बना दे। वहीं सरकार कानून वापसी के बजाय उसमें संशोधन को तैयार है। साथ ही सरकार एमएसपी की लिखित गारंटी देने को भी तैयार है। और इन्हीं दो मुद्दों पर फिलहाल पेंच फंसा हुआ है। अब तक सरकार और किसानों के बीच आपको याद होगा 12 दौर की बातचीत हुई, सब बेनतीजा रही। आखिरी दौर की बातचीत को भी महीनों बीत चुके हैं। उसके बाद जो बातचीत टूटी तो ऐसी टूटी, उसके बाद दोबारा बातचीत के कोई आसार फिलहाल नजर नहीं आते। सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए किसान विरोध प्रदर्शन पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। इसी कड़ी में आज संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद बुलाया था, जिसका असर हमने आपको दिखा दिया। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, किसानों का भारत बंद पास या फेल? बड़ा सीधा, बड़ा सिंपल, बड़ा सादा, स्ट्रेट। ये भारत बंद आज का पास रहा या फेल? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी की तरफ से आरपी सिंह आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से आप देख रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार आ गए हैं। घनश्याम तिवारी हैं समाजवादी पार्टी से। योगेंद्र यादव हैं, किसान नेता हैं, स्वराज इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। और ए के वाजपेयी आ गए हैं, बीजेपी की सहयोगी एलजेपी के नेता हैं।
और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भी हैं। आप सभी का स्वागत है। योगेंद्र जी, आपसे शुरू करूंगा। योगेंद्र जी, पिछले भारत बंद की तरह आज एक बार फिर से ज्यादा असर इस भारत बंद का उन्हीं राज्यों, उन्हीं इलाकों में दिखा जहां पर पहले से आंदोलन चल रहा है। ऐसे में इस भारत बंद का आपको लगता है मकसद पूरा हुआ? मैं हैरान हूं मानक भाई, वैसे आप मीडिया में हैं, आपको मेरे से बेहतर सूचना आ रही होगी। आपने जिक्र भी किया, लेकिन आपने सिर्फ तिरुवनंतपुरम का जिक्र किया। आपकी जानकारी में शायद ये बात नहीं आई कि केरला में पूरा बंद रहा। तमिलनाडु का कोई एक जिला ऐसा नहीं है जहां किसानों के बंद की खबर मेरे इस फोन के अंदर ना आ गई हो। कर्नाटका बीजेपी शासित प्रदेश है, वहां के तमाम किसान संगठनों ने आज जितना बड़ा प्रतिरोध बेंगलुरु में, मैसूरू में और तमाम जिलों में किया, वो पिछले बहुत सालों में नहीं देखा गया है। आंध्र प्रदेश में शायद आपने खुद ही जिक्र किया कि वहां वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी दोनों ने इसका समर्थन कर दिया। बंगाल में आपने जिक्र सिर्फ शायद उत्तर बंगाल का किया था, दार्जिलिंग का या सिलीगुड़ी। हाँ। कोलकाता का जिक्र आपने नहीं किया। मैं थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि वहां बहुत बड़ा एक वो हुआ है। आपकी जानकारी में शायद झारखंड नहीं रहा। झारखंड से जो मेरी रिपोर्ट है कि वहां लगभग पूरा बंद हुआ है, और इसके अंदर जाहिर है हम हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान की तो बात ही नहीं कर रहे क्योंकि हम सब मान के चलते हैं कि वहां है। तो अगर आज के बंद का पैमाना ये था कि जिस इलाके में ये बंद है, क्या उसके बाहर इसका असर दिखाई पड़ा? और मैं इस चुनौती को कबूल करता हूं। पंजाब, हरियाणा में हमने 100% बंद करवा दिया, ये आप सबकी अपेक्षा ही थी, ये सारा देश जानता है। मैं इसको अपने पास फेल का पैमाना नहीं मानता, वहां की डिस्टिंक्शन तो हमारी है ही है। मैं तमिलनाडु में टेस्ट देना चाहता हूं, केरला का टेस्ट देना चाहता हूं, कर्नाटका का टेस्ट देना चाहता हूं, बंगाल का, झारखंड का, इनका टेस्ट देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप अपने एक पत्रकार की हैसियत से मुझे बताएं कि यहां कुछ हुआ या नहीं। हो सकता है सारी जानकारी अभी तक आपके पास ना पाई हो, हमारे पास भी नहीं आई है अभी तक। मणिपुर, मेघालय की जानकारी का हम भी इंतजार कर रहे हैं, हमारे पास नहीं है इंफॉर्मेशन। लेकिन मैं आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट दावा करना चाहता हूं कि ये इस आज के बंद की सफलता ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। अब इसके कारण क्या रहे होंगे उस पर हम बात कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन इस तथ्यों पे बहस नहीं हो सकती कि क्या पहली बार इस देश में, ये देखिए हमारी तरफ से चौथा बंद था। 20 सितंबर को पिछली बार एक बंद हुआ था, जबकि कानून पास हुए थे। नहीं, 25 सितंबर को पहली बार एक बंद हुआ था। उसके बाद दिल्ली में आके 9 दिसंबर को हमने बंद की कॉल दी थी, फिर 26 मार्च को दी थी, और उसके बाद आज। और मैं बिना किसी हिचक के कह सकता हूं कि इन चारों बंद में से सबसे ज्यादा सफल, देश भर में सबसे ज्यादा प्रभावी, सबसे ज्यादा विस्तार वाला, इस मायने में भी कि देश के अधिक से अधिक संगठनों, गैर किसान संगठनों की सबसे ज्यादा भागीदारी इसमें हुई, देश के ज्यादा से ज्यादा इलाकों की भागीदारी हुई। अगर ये एक बंद की सफलता का पैमाना है तो मैं समझता हूं इसे सफल ही नहीं, अभूतपूर्व असफल, एक पैमाना और है। हाँ, ठीक है, चलिए इस पर तो योगेंद्र जी, भारत बंद का या किसी भी बंद का कितना असर होता है, इस पर हमेशा अलग अलग राय रही है। जाहिर है कि जो लोग बंद में शामिल होते हैं या उसका समर्थन करते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि देखिए, या तो जो रूलिंग पार्टी है जिसके खिलाफ बंद है वो इसे कम करके बता रही है, या फिर मीडिया ढंग से दिखा नहीं रहा। हालांकि हमने पूरी कोशिश की, जहां जहां से हमारे पास खबरें आई हमने वो दिखाया। लेकिन एक और पैमाना होता है योगेंद्र जी, और वो पैमाना ये होता है कि आपने इस भारत बंद से एक बार फिर हासिल किया। क्या किया? जैसे आपने पहले कहा कि पहले भी कई भारत बंद हुए, 10 महीने हो गए आंदोलन करते हुए। सिवाय इसके कि लोगों को भारी जाम की दिक्कतें हुई या लोगों के काम धंधे बंद रहे, पैसे का भी नुकसान हुआ, क्योंकि उसके अलावा तो कोई फायदा दिखता नहीं है। सरकार तो कह रही है हम संशोधन कर लेंगे कानून में, आप आ जाइए, बात करिए, कानून वापस होंगे नहीं। आपके हिसाब से क्या हासिल हुआ? मानक भाई, हम दोनों बातें एक साथ नहीं कह सकते। हम एक साथ ये नहीं कह सकते कि बंद का असर ही नहीं हुआ और दूसरा कहें कि लोगों को भारी नुकसान हुआ। भाई, भारी नुकसान अगर हुआ है तो भारी असर तो हुआ होगा ना, इतना तो आप भी मान ही लीजिए। वैसे आपका मुझे कहना चाहिए, आपके चैनल ने आज दोपहर को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से 8-10 जगहों से दिखाया बंद की कितनी स्थिति
दी थी, क्या क्या सच्चाई है। नुकसान हुआ, लोगों को तकलीफ हुई, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं हाथ जोड़ के लोगों से, जिनको भी तकलीफ हुई, हालांकि हमने वार्निंग दी थी, चेतावनी दी थी, हमने कहा था कृपया आज के दिन का इस्तेमाल न करें, और हमने अपने वॉलंटियर्स को हर जगह इंस्ट्रक्ट किया था कि मेडिकल या किसी भी तरह की इमरजेंसी में कोई न फंसे, उसकी व्यवस्था करें। जहां तक संभव हो सके, जो लोग अटक गए थे उनको चाय पानी की हमने व्यवस्था करने की कोशिश की। पूरी तरह सफल हम नहीं हुए होंगे और उसके लिए मैं जरूर माफी मांगता हूं। बंद कोई ऐसा औजार नहीं है जो कि रोज रोज इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जब सरकार राजहट में लगी हुई हो, राजहट के चलते 10 महीने तक 9 महीने से बात नहीं कर रही, और क्या कह रही है, अरे चंद किसान हैं, थोड़े से इलाके के किसान हैं, क्या फर्क पड़ता है, यूं भी ये तो आड़ती हैं, किसान नहीं है, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे में किसान को दिखाना पड़ता है कि भाई हम दिल्ली के बाहर भी हैं, पंजाब हरियाणा के बाहर भी हैं। तो क्या हासिल किया? मैं समझता हूं इस बंद ने, उम्मीद करता हूं, बाकी तो आपकी चर्चा से पता लगेगा, इस बंद ने उन लोगों की बोलती बंद कर दी जो कहते थे कि ये सिर्फ पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और राजस्थान का आंदोलन है। मैं समझता हूं इस बंद ने बहुत कुछ खोला भी होगा, उन लोगों की आंखें खोली होंगी जिन्हें लगता होगा कि चंद लोगों का आंदोलन है। शायद कुछ लोगों का दिलो दिमाग भी खोला होगा जो पिछले 9 महीने से इसके फाटक बंद करके बैठे हैं। ये बंद ही है जिसके चलते कल अचानक कृषि मंत्री को याद आया और उन्होंने कहा, अरे हम तो वार्ता के लिए एकदम तैयार हैं। कृषि मंत्री को ये डायलॉग हमेशा हमारे किसी बड़े एक्शन से एक दिन पहले ही याद आता है। मैं समझता हूं इस बंद ने, हो सकता है प्रधानमंत्री के दिलो दिमाग जो बंद है, क्योंकि वास्तव में इस आंदोलन के सफल होने, इस आंदोलन के पूर्ण होने के रास्ते में केवल एक अड़चन है, प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत अहंकार। हो सकता है इस बंद ने उनके उस व्यक्तिगत अहंकार को थोड़ा सा कम किया हो, और अगर ऐसा होता है तो किसान ही नहीं पूरे देश का फायदा होगा। प्रधानमंत्री अहंकार रोग से मुक्त होंगे तो इससे पूरे देश का। आरपी सिंह बोलिए। आरपी सिंह जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा शुरुआत यहीं से करिएगा। इस भारत बंद को लेकर आपका दावा क्या है, आपकी रिपोर्ट क्या है? मुझे पता है इस शो पर आने से पहले आप भी अपना ग्राउंड से रिपोर्ट लेके आए होंगे। आपका दावा क्या है इस भारत बंद पर, आरपी सिंह? मानक, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जो जोगिंदर यादव जी ने बोला वो सब दिखता है कि एक बंद राजनीतिक बंद था, किसानों का बंद नहीं था। ओरा राजनीतिक बंद। आज कुछ किसानों के सिर पे चढ़कर, उनके कंधे पर बंदूक रखकर राजनीतिक दल अपना राजनीतिक जो उनका मैन है और जो उनका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने की कोशिश करते। जोगिंदर यादव जी ने बड़े सारे प्रदेश गिना दिए। मैं चाहूंगा कृपा कर मैं 7 बजे वापस अभी बोल रहा हूँ अपने पार्टी को कि मैं 7 बजे आपका जो दूसरा शो चलता है, जिसपे ऑब्वियसली आज भी किसान आंदोलन डिस्कस होगा, उसमें कृपा करके जो इन्होंने बताया जरा उसकी जरा जानकारी कर लीजिएगा कि मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, असम, अरुणाचल, कहाँ कहाँ कितना कितना बंद का असर हुआ, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, वो भी चेक करना चाहिए राजस्थान में कितना एक्चुअल में बंद का असर हुआ। और वो भी पुराने वीडियो चलाने चाहिए जहां पर सुनील जाखड़ जी कह रहे हैं, थैंक यू कैप्टन साहब, आपने बड़ी मेहनत कर इन सब किसानों को धकेल दिया अपने दिल्ली बॉर्डर पर और हरियाणा में धकेल दिया। और ये भी कह रहे हैं कि हाँ, हम इनकी फंडिंग कर रहे हैं, हम इनकी चिंता कर रहे हैं, हम इनका पालन पोषण कर रहे हैं। ये उनके शब्द है, वो मंच से बोला, मैंने तो उन्होंने बड़ा स्पष्टता से मंच से बोला। जिस दिन सिद्धू की शपथ ग्रहण थी उस दिन मंच से सारी बातें बोली, तो बड़ा स्पष्ट है कि पूर्णतः राजनीतिक बंद था। उसके राजनीतिक नफा नुकसान जो होंगे मतलब उसमें हमारे लिए या किसी के लिए भी जो होंगे। किसानों के मुद्दे में इन्होंने कहा कि तोमर साहब ने कल बयान दिया, हम तो लगातार बयान दे रहे हैं। मैं आपके टीवी चैनल पे मैंने एक बार नंबर भी दे दिया था, जिस नंबर पे बात करना चाहें आपके यहाँ कहा गया कि नंबर नहीं, मैं नंबर ले लीजिए, बात करिए, स्वागत है आपका बात करने की, दिक्कत क्या है, बात जितनी मर्जी बात करिए, आइए। पर मन बात का नहीं है। नहीं, सरकार तो कह रही है हम 3 बिल पर डिस्कशन करने को तैयार है, एमएसपी भी चिंता करने को तैयार है। तो अब तो पूरा राजनीतिक है मामला, स्पष्ट दिखता है राजनीतिक है। एक स्क्रिप्ट मिलती है, उस स्क्रिप्ट को रिटायर्ड जोगिंदर यादव जी पढ़ते हैं, कुछ स्क्रिप्ट के शिकायत पढ़ते हैं, वो थोड़ा अग्रेसिवली बोलते हैं, तो कैसा जोगिंदर जी उसको आकर थोड़ा मीठे मीठे ढंग से मुलम्बा लगाकर बोल देते हैं, नहीं फर्क है। पर मूलतः बात ये कि स्क्रिप्ट रेडीमेड मिलती है, क्योंकि रेडीमेड स्क्रिप्ट के हिसाब से जो दी जाती है उसके हिसाब से बोला जाता है। और मैं आज कह रहा हूँ, अगर किसानों की बात हो तो आज भी हम करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमने कहा आड़ती है, बता दीजिए राज्यपाल साहब क्या है, आड़ती है या नहीं, त्रिवेणी साहब आड़ती है या नहीं। किसान नेता भी होंगे परंतु आड़ती है या नहीं ये भी बता देना चाहिए। वो मैं सूची दे दूंगा कौन कौन वो लोग आड़ती हैं जो नेता हैं इनके। तो
इशू है कि क्या राजनीति से प्रेरित है या नहीं है, ये बड़ा विषय है। मतलब क्या आप ये कह रहे हैं यूपी चुनाव आते आते ये आंदोलन और तेज होगा या उसे तेज किया जाएगा? आप ये आरोप लगा रहे हैं? ये जितना मर्जी तेज करें, वहां का किसान इनको ठीक जवाब देगा। चुनाव आने पे इन्होंने अपनी भरपूर कोशिश करी लेफ्ट पार्टीज की मदद करने के लिए बंगाल के अंदर, कांग्रेस की मदद करने के लिए बंगाल के अंदर, शिल्च हो गए, जीरो हो गए बंगाल के अंदर। वो हम लोग मेजर विपक्षी पार्टी बनकर वहां उभरे हैं। इसी प्रकार ये कोशिश करने, जहां जन कोशिश लगती करे, कोशिश अपनी तरफ से, इनको छूट है। इन्होंने यूपी में समाजवादी पार्टी की या बसपा की, जिसकी भी सपोर्ट करनी हो, जाओ दो भाइयों की वापस जुड़कर सपोर्ट करें, जिसकी करना चाहे करें। पंजाब के अंदर मोगा के अंदर घटना होती है, इनमें से एक किसी का एक शब्द नहीं, मतलब मोगा की घटना की निंदा तक नहीं की गई। वो भयंकर घटना थी जहां पर किसानों के सिर फोड़े गए, पर एक बार नहीं बोला गया। आज तक कभी किसी भी किसान नेता ने राजस्थान सरकार में, जब यूपी राजस्थान के चुनाव में जब राहुल गांधी जाकर कहते हैं कि मैं तो कर्जा माफी हफ्ते में कर दूंगा, 10 दिन में कर दूंगा, जरा गिनती गिनवा दी, मैं आपको सूची भेज दूंगा। इस प्रकार किसान। आरपी सिंह जी, आपने अभी योगेंद्र जी को सुना, वो ये कह रहे हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस भारत बंद से, आरपी सिंह जी, शायद सरकार के कान आंख खुले होंगे जो बंद पड़े हुए थे, और कुछ लोगों की बोलती बंद हो गई होगी आज का भारत बंद का असर देखकर। जी, मैं उत्तर दे रहा हूं कि इनके मुंह से कभी एक शब्द राहुल गांधी के प्रति निकला जिसके चलते लोगों के फार्म, जिनके खेतों के कुड़की वारंट निकल गए, वो राजस्थान में नहीं बोलेंगे। कभी पंजाब में जो 90,000 करोड़ रुपए कर्जा माफी का वादा किया था, जो चुनाव जीत कर आए थे, उसमें से कितना कर्जा माफी किसानों को, उसके बारे में कभी एक अक्षर नहीं बोलेंगे। न जोगिंदर यादव बोलेंगे, न टिकैत साहब बोलेंगे। तो सबको पता है कि कौन कैसे क्या कर रहा है। और आप ये मत सोचिए कि हिंदुस्तान का अवाम, हिंदुस्तान का किसान कोई ऐसी है जिसको जैसे मरीज बहला लेंगे, चला लेंगे। ठीक है, भीड़ तंत्र इकट्ठा करना अपनी जगह है, वो हमें भी आता है, इनको भी इन्होंने सीख लिया होगा, राजनीतिक बाकी राजनीतिक दलों के समर्थन से कर लेंगे। परंतु जमीन पर किसान समझ रहा है कि उनके हित में कौन है कौन नहीं है, वो बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। और वो चुनाव आते आते आपको उसके आउटकम दिखेंगे। और हम अपनी तैयारी में, ये जो मर्जी कहें कि इनका जो है, परंतु ये बड़ा स्पष्ट है कि ये जरूरत पड़ेगी तो ओके, ऑलराइट, अब मैं समझ गया। ओके, मैं समझ गया। योगेंद्र जी, जरा आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और इस पर भी टिप्पणी करिएगा। आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि पता लग जाएगा चुनाव में, चुनाव आते आते कह रहे हैं हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। योगेंद्र जी, क्या आज आप न्यूज 24 पर राष्ट्र की बात के मेरे शो में, योगेंद्र जी, क्या आप खुलकर यह कहेंगे कि अगर यूपी चुनाव में बीजेपी जीत गई, क्या आप अपनी हार मान लेंगे? योगेंद्र जी, क्या किसान आंदोलनकारी नेता अपनी हार मान लेंगे? मैंने कहा वो हम तब मानेंगे अगर हम यूपी का चुनाव लड़े। ना हमने बंगाल का चुनाव लड़ा, और मेरी जानकारी में अब तक हमें यूपी का चुनाव लड़ने की कोई तैयारी नहीं है। नहीं, अगर बीजेपी जीत गई तो भूल गए। आप सुन लीजिए एक बात मेरी बात। आरपी सिंह जी बंगाल को भी भूल गए। उन्हें लगा कि हमने जाके लेफ्ट और कांग्रेस का सपोर्ट किया। दूर की बात है, शायद आरपी सिंह जी ने देखा नहीं होगा। आरपी सिंह जी, मैं आपको हमारी अपील भिजवा दूंगा। उस वक्त आपकी पार्टी कह रही थी कि हम जाके ममता बनर्जी का सपोर्ट कर रहे हैं। हम उसका भी विरोध कर रहे थे। हमने कहा था, सिर्फ बंगाल जाके हमने केवल इतना कहा था, किसानों को अपमानित करने वाली, उन पे लाठी चलवाने वाली बीजेपी को सजा दीजिए, जिसको वोट दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं, योगेंद्र जी, माफ करिएगा, रोक रहा हूं आपको मैं। देखिए, नहीं, क्योंकि थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। मतलब जनता किसके साथ है, किस मुद्दे पर कौन सी पार्टी या कौन से पक्ष के साथ है, यह चुनाव में तय होता है। और बार बार आपकी तरफ से, आपके संगठन की तरफ से कहा गया, देखिए बंगाल में हार गए ना, बंगाल में हार गए ना। तो मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, अगर यूपी में बीजेपी जीत गई तो क्या आप मान लेंगे कि किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सही है? मैंने पहले दिन से कहा है, हमेशा कहा है, और बंगाल चुनाव के बाद भी कहा था, चुनाव एकमात्र पैमाना नहीं होता। इन बीजेपी वालों बेचारों के लिए एकमात्र पैमाना है, क्योंकि वही एक चीज है जिसपे कभी कुछ सफल हो जाते हैं। अगर चुनाव एकमात्र पैमाना हो तो ऐसा कीजिए, सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दीजिए, देश में आंदोलनों पे बैन लगा दीजिए, 5 साल में एक बार चुनाव करवा लीजिए, जो सरकार चुनी जाएगी 5 साल तक, उसके बारे में फिर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। मीडिया को भी बंद करवा दीजिए 5 साल के लिए। लोकतंत्र तभी बनता है जब चुनाव के अलावा 10 और औजार काम करते हैं, और हम फिलहाल उन बाकी औजारों पे काम कर रहे हैं, इस पे नहीं। मैं 2-4 बात और स्पष्ट कर दूं। आरपी सिंह जी शायद मेरी बात सुन नहीं पाए। मैंने मेघालय, मणिपुर का जिक्र इसलिए किया था, मैंने कहा था ये वो राज्य हैं जहां से मुझे सूचना अभी तक नहीं मिली है। लेकिन वो जो कह रहे हैं ना कि पता लग जाएगा 7 बजे तक, मैं यहीं पे आरपी सिंह जी को चुनौती देता हूं। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, बंगाल, झारखंड, बिहार,
आप जो राज्य चुन लीजिए उसकी फोटो और वीडियो मैं आपके पास 7 बजे से पहले भिजवा दूंगा। हाथ कंगन को आरसी क्या पता लग जाएगा, ठीक है। अगर फोटो और वीडियो झूठे हैं आप बता दीजिएगा, हम झूठे साबित हो जाएंगे। और अगर फोटो वीडियो सच्चे हैं तो आरपी सिंह जी कभी कभार तो सच का सामना कर लिया कीजिए। वैसे मैं समझता हूं वो उन्होंने कर लिया है, क्योंकि उन्होंने कहा भीड़ तो कोई भी जुटा सकता है। इसका मतलब उन्होंने मान लिया कि हाँ भाई भीड़ तो आज जुटी। अब बहाना क्या है कि पॉलिटिकल पार्टियों ने जुटाई। हाँ। एक तो मेरा कहना है कि पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव खुद टीवी शो पे आके ऐसे ना बोला करें कि पॉलिटिकल पार्टी जो है बदमाश चोर गुंडे होते हैं, क्योंकि उससे आप खुद बहुत बुरी रोशनी में दिखाई देंगे आरपी सिंह जी। सवाल ये पूछना चाहिए कि इस देश की तमाम पार्टियां क्यों मजबूर हुई किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए। वो किसान आंदोलन जो ना उनके सहारे खड़ा हुआ ना उनके सहारे टिका। आज इस देश की तमाम विपक्षी दलों को उनके साथ क्यों खड़ा होना पड़ रहा है। आज अकाली दल बादल को भी उनके पक्ष में स्टेटमेंट क्यों देना पड़ा, क्योंकि सबको दिखाई देता है कि किसान इनके साथ है। और जब किसान साथ हैं तो जाहिर है वो उनके साथ रहना चाहते हैं। आरपी सिंह जी बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं डॉक्टर अजय कुमार घनश्याम तिवारी वाजपेयी जी। बोलिए आरपी सिंह जी। देखिए, धन्यवाद युगंधर जी। आपको जगह पे एक चौराहा बंद करने उसको बोलेगा हमने आपने कर लिया। दिल्ली में कहाँ बंद हुआ, कौन सा चौराहा बंद हुआ, इसकी भी जरा जानकारी दीजिएगा। आपको बोलिए हमने केरला में, कर्नाटका में, केरल में तो लेफ्ट की सरकार है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जितने आपके लोग हैं सबके सब लेफ्ट पार्टी के, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु जो इन्होंने मान्य कर लिया कि हाँ हम तो राजनीतिक दलों से सपोर्ट ले रहे हैं, ये तो मान्य कर लेने इसमें तो अच्छी बात हो गई। और वापस कह रहा हूं इनसे कौन सा कोई लिखित ले रहा है जी कोई। ये चुनाव लड़े नहीं लड़े ये अलग बात है, परंतु स्पष्ट है मैं आज पंजाब का चुनाव आ जाएगा। बड़ी बात है युगंधर यादव खुद जाकर के मालवीय की सीट से चुनाव लड़ रहे होंगे। अरे अच्छा, एक कमेंट और कर दीजिए आरपी सिंह जी, एक कमेंट और कर दीजिए, उसके बाद जा रहा हूं आगे। जो मैंने योगेंद्र यादव से पूछा योगेंद्र जी को शायद सुनाई नहीं दिया या वो हाँ, मैं आरपी सिंह जी सवाल ये पूछ रहा हूं जो मैंने योगेंद्र जी से पूछा। अगर बीजेपी की सरकार यूपी में वापसी नहीं कर पाती है तो आप मान लेंगे आप किसानों के मुद्दे पर गलत थे, हार मान लेंगे? मानक जी सुनिश्चित हम लोग वहां पर जो हमने काम पिछले 5 साल में किसानों के लिए किए हैं, वहां नौजवानों के लिए किए हैं, जिस प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमने ठीक किया है, उसके सारे मद्देनजर सुनिश्चित सरकार वापस आएगी। ये आप इस गलतफहमी में रहिए मत। डॉक्टर अजय कुमार, अरे सुनिए एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी होनी चाहिए। और ये जो बार बार ये जो इनको अहंकार आ गया ना कि हम सरकारें बनाएंगे, हम तय करेंगे, ये कुछ गिने चुने 10-12 लोग ये तय करेंगे कि देश कैसे चलेगा, किसानों का हित कौन करेगा। ये किसानों के हित की बात नहीं करते जी। मैंने कहा ना कि अगर किसानों के हित की बात करते तो राहुल गांधी को टोकते ना कि आपने कहा था कुड़की निकल गई लोगों के वहां पर राजस्थान में, एक शब्द नहीं बोलेंगे। डॉक्टर अजय कुमार, कर्जे के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे युगंधर यादव जी। ओके अजय जी, मैं कह रहा हूं आप यहीं से शुरू करिए अजय जी, जहां अभी डिबेट चल रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट है ये, बहुत दिलचस्प मोड़ है। योगेंद्र जी चुनौती दे रहे हैं, आरपी सिंह जी पलट के चुनौती दे रहे हैं। आपने भारत बंद को, किसानों को खुला समर्थन दिया अजय जी। घनश्याम तिवारी यूपी की उनकी पार्टी है, आप दोनों से कह रहा हूं अगर बीजेपी यूपी में सत्ता में वापसी कर लेती है, आप मान लेंगे कि भारत बंद, किसान आंदोलन, कृषि कानून सब पर बीजेपी सही थी और आप गलत थे? अजय जी देखिए मानक जी, सबसे बड़ी समस्या यह है कि 33% कुल वोट शेयर रहा है भारतीय जनता पार्टी का। इसका मतलब है कि 60% से ऊपर जो है, 65% से ऊपर इस देश की जनता ने उनको नकारा है। और तभी भी आप बोल रहे हैं टीवी चैनल पर कि 33% के बाद वो राजा है। 70 इस देश के 30% वोट पाने वाले राजा, 70% जनता उनके खिलाफ वोट देने वाले, उनकी कहीं पर भी आवाज नहीं। एक बात। दूसरी बात, जब आप बोलते किसान आंदोलन, आप उस किसान आंदोलन को एक सेकंड के दरकिनार कर दीजिए। दिल्ली में जब हाथरस में जब महिला की बलात्कार होती है और जब रोड पर लोग आते हैं, आप क्या कहेंगे कि अगर बीजेपी चुनाव यूपी में जीत जाएंगे तो क्या बलात्कार का कोई मायने नहीं रखता? बीजेपी ने ठीक किया हाथरस में। इस तरह का जो है, अगर हम देश के मुद्दे को इस तरह से परिभाषित करेंगे तो कैसे पता चलेगा? फिर आप ही बताइए अजय जी, क्या पैमाना होना चाहिए जिससे पता चले कि कौन सा पक्ष सही है किस मुद्दे पर? आपने बाकी दोनों प्रवक्ता साहब लोग कितने समय दिया, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा पहले थोड़ा गंभीरता से बात। हाँ बोलिए ना। हाँ। दिक्कत क्या है कि इस देश में जब भी आम जनता के बीच में, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, कोई भी हो, यदि उनकी कोई समस्या होगी तो ये उम्मीद की जाती है कि वैसे संवेदनशील सरकार रहेगी जो उनकी बात सुनेंगे।
पहली बार आजादी के बाद हम बोलते कि कांग्रेस छोड़ दीजिए, बाकी देवेगौड़ा साहब की भी सरकार थी, हमारी भी सरकार थी, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग सरकार। आपने कभी इस तरह के अहंकार आपने कभी देखा है क्या? योगेंद्र जी ठीक कह रहे हैं, जिस दिन प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और गुरूर और अगर कम हो जाए तो इस देश के हित में है। दूसरी बात, यही पार्टी इतनी जो है अपने सफलता में मग्न है, इनको ये भूल गए कि दो लोकसभा सीट थे इनके पास। तब पूरे देश के जनता ने कभी टोका था क्या कि 2 सीट वाले? किसी ने नहीं कहा था। बट ये लोग जो है, इनकी तनिक से भी लोग लाज नहीं है कि ये बोलते, किसी ने इस देश में, ना तो समाजवादी पार्टी हो, कोई और पार्टी हो, योगेंद्र जी उस वक्त इलेक्शन सर्वे करते थे, किसी ने नहीं कहा होगा इस तरह के ओछे टिप्पणी। राजनीति को चुनाव एक तरीका है, लेकिन ये किसान के मुद्दे जो है, एमएसपी के बारे में सरकार, आपने कहा कि सरकार लिखने को तैयार है, एमएसपी सरकार तनिक से भी नहीं तैयार है। नहीं, एक सेकंड अजय जी, एक सेकंड आप बोलिएगा, मानक जी एक सेकंड। अच्छा बोलिए। सरकार एकदम तैयार नहीं है कानून लाने के लिए एमएसपी के बारे में। सरकार बोल रही है कि लिखेंगे, कानून नहीं ले आई। दूसरी बात है कि इनकी एमएसपी की बढ़ोतरी इतनी कम हो गई है कि आज के महंगाई में जो 2 साल पहले एमएसपी मिल रहे थे, वो आज कम हो गए उससे रियल प्राइसेस में। तो आप बताइएगा कि जो किसान को 2 साल पहले एमएसपी के द्वारा मिल रहा था, आज के तारीख में एमएसपी बढ़ोतरी के बाद और कम मिल रहे हैं। ओके अजय जी, मैं ये कह रहा हूं, अभी तक आप कहते हैं कि भाई आप देख लीजिए कहां कहां प्रदर्शन हुआ, उसके हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए कि भारत बंद सफल था या नहीं था, सरकार के खिलाफ कहां कहां लोगों में नाराजगी है या नहीं है। मैं कहता हूं चुनाव के नतीजे से अंदाजा लगा लीजिए। आप कहते हैं नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता ना अजय जी, भाई नहीं खाता वही कुछ तो होगा। ये तो नहीं हो सकता ना खाता ना वही, जो आप कह दें वो सही। मैं ये कह रहा हूं, सुनिए तो सही, मैं ये कह रहा हूं, आप कहते हैं चलिए ठीक है 30-35% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, 60-65% लोगों ने नहीं दिया। आप देश की बात कर रहे हैं, मैं यूपी की बात कर रहा हूं। यूपी में 50% लोग वोट लेकर बीजेपी जीतती है, लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव हो, आधा वोट। उसमें भी पता लगता है ना कितना किसान बीजेपी को वोट देता है, कितना नहीं देता है। आजकल तो पता लग जाता है, मोटा मोटा आइडिया हो जाता है। योगेश जी बैठे हैं, पता है हमको चुनाव में कौन सा वर्ग किस पार्टी को वोट दे रहा है। अगर चुनाव का नतीजा भी आप नहीं मानेंगे तो मतलब आप कह रहे हैं कि आप ही सही हैं। भाई हम ही सही हैं, बीजेपी गलत है, चाहे वो चुनाव जीते हारे, भारत बंद का असर हो या ना हो। नहीं, एक मिनट देखिए, यही तो दिक्कत है। अगर वो बंगाल में हार गए या पंजाब में हार जाएंगे, तो बीजेपी साफ हो गई कि बीजेपी के सभी जो है सभी सरकारी फैसले गलत है क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पंजाब में हारते तो पंजाब से संबंधित सभी बीजेपी के फैसले गलत, रोड बनाना गलत, बिजली देना गलत, इंदिरा गांधी आवास, ये प्रधानमंत्री आवास गलत। इस तरह का परिभाषा राजनीति में नहीं होता है। मुद्दे जो है, मुद्दे सही है कि गलत है। जनाधार सही गलत कौन तय करेगा? मैं वही तो कह रहा हूं अजय जी, अगर दो पक्ष एक मुद्दे के इधर और इधर खड़े हैं। चुनाव में सिर्फ किसानी मुद्दा है, बेरोजगारी है, बलात्कार है, और ये जिस तरह से नफरत फैलाते हैं, तो चुनाव में 50 मुद्दे और आप एक मुद्दे उठा करके बोलते हैं कि पब्लिक इनके साथ। तो कैसे तय होगा फिर? आप बता दीजिए। अच्छा आप बता दीजिए, मैं आप पर छोड़ देता हूं, आप बता दीजिए। चलिए कैसे तय होगा कि कौन सा मुद्दे पर किसका पक्ष सही है? आप ही बता दीजिए। जब पब्लिक रोड पर है, पूरा किसान रोड पर है, जब हर एक किसान कह रहे हैं कि अब देश के हर एक कोने पर लोग आवाज दे रहे हैं, आप आवाज नहीं सुनेंगे क्या? आप बताइएगा कि हाथरस में और लड़कियों की जी बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं। एक सेकंड मानक जी एक सेकंड, लास्ट में एक सेकंड। हाथरस में बलात्कार की जो घटना घटी, उसके बाद आप बताइएगा कि इसमें सही हो गलत क्या होगा? आप सर्वे ले लीजिए, चुनाव करेंगे, हाथरस में बीजेपी का विधायक जीत गया तो बलात्कार ठीक था। इस तरह का परिभाषित आप अगर करने लगेंगे राजनीति को, तो देश जो रास्ते में जा रही है उसको भगवानी बनता है। ओके, वाजपेयी जी कैसे तय होगा? कौन सा क्राइटेरिया? भारत बंद के असर से दिखेगा, पता चलेगा कि कौन सही है? चुनाव से पता चलेगा या कैसे पता चलेगा? बताइए। देखिए मानक जी, डिबेट हम लोग रोज करते हैं। सबसे पहले आपको बधाई, आज आपका जन्मदिन है, मुझे पता चला, आपको बहुत बहुत बधाई। अब आते हैं अजय जी की बात पे आते हैं। हम अजय जी, 50-60 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, तो ये नंबर गेम पे ही किया है ना। ये संविधान का प्रावधान है। संविधान इजाजत देता है डेमोक्रेसी में
कि चाहे 35% आए चाहे 40% आए, जिसके नंबर होंगे वो सरकार चलाएगा। और यही पैमाना है, क्योंकि जनता चुनती है सरकार को। अगर जनता नीतियों को नहीं सही मानेगी तो क्यों चुनेगी उनको? चाहे किसान का मुद्दा है, चाहे कानून का मुद्दा है, या चाहे करप्शन का मुद्दा है। कांग्रेस को क्यों हटाया गया? मुद्दों को बेस पे ही हटाया गया ना। तो ये मान लीजिए कि जनता जो सरकार चुनेगी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बेस पे चुनेगी। अगर अलगाववाद की पॉलिसी उनको पसंद नहीं होंगी फौरन रिजेक्ट कर देगी। और ये बड़ा सर्वमान्य है कि जो आंदोलन की इजाज़त दी गई है संविधान में और डेमोक्रेसी के सिस्टम में, उसी का फायदा उठाते हैं, उसकी सबको आ जाती है। अन्ना आंदोलन भी किया गया था, उसका रिजल्ट क्या निकला वो भी सबको मालूम है। इसी तरह किसान आंदोलन है। आंदोलन क्या निकला? कांग्रेस की सरकार चली गई। कांग्रेस तो यही कहती है, कांग्रेस कहती है आपने 2G करके उनकी सरकार हटा दी। बताइए क्या निकला? मानक जी, सरकार के अलावा वो निकला, वो बन के कुछ लोग बैठ गए सत्ता में जो कस्में खाया करते थे कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम लाल बत्ती नहीं चलाएंगे। केंद्र में भी तो फायदा हुआ। तो नहीं, सुनिए ना भाई, केंद्र में भी तो बीजेपी आई। अन्ना आंदोलन किसने चलाया था? ये बैठे हुए उनके एक बिल्कुल एक्टिव सहयोगी आरएसएस वाले कहते हैं हमने पूरा उसको सपोर्ट किया था। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो आंदोलन चल रहा है, अगर अपोजिशन पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है तो इसके पीछे क्या मंशा है? प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है, आइए हम मिलके बैठ के बात करते हैं। और ये कृषि मंत्री 10 बार तब से लगातार कह चुके हैं, क्यों नहीं बात करना चाहते? अच्छा, कितने होंगे, कितने किसान होंगे आपके हिसाब से? वाजपेयी जी, आपका क्या असेसमेंट है? किसान कितने भी हों, सवाल ये है कि जो किसान एक्चुअल किसान है। देखो फिर फर्क समझिए, प्रधानमंत्री ने इस बात को बार बार उजागर किया है कि वी आर कंसर्न विद छोटा किसान। और उसके लिए इस सरकार ने कितना काम किया, माफ करना। ये एमएसपी, कांग्रेस में 60 साल रहे, इन्होंने कभी एमएसपी का कानून बना दिया क्या? या किसान को कभी पेंशन देने की बात इस सरकार ने की? कांग्रेस की सरकार ने, या जो स्टेट में सरकार है। पर इतने लंबे आंदोलन भी तो नहीं हुए कांग्रेस सरकार में। आंदोलन तो इतने लंबे कहां हुए बताइए? देखिए, आंदोलन हो गए। जब आंदोलन लंबा होता है तो ये समझ लीजिए उस आंदोलन का परिणाम नहीं आएगा। इस आंदोलन में कितनी बार मौके मिले इनको कि बैठ के तय करिए, बैठ के तय करिए। और पूछिए उनसे कि आज कोई कानून है? सुप्रीम कोर्ट ने सारे कानून स्टे किए हुए हैं। एमएसपी बढ़ाई जा रही है, गन्ने की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, 6,000 रुपए साल के दिए जा रहे हैं, कितनी 9 किस्तें जा चुकी हैं। और स्कीमें मैं गिना दूं, मैं बाकायदा नोट करके लाया हूं, कम से कम 50 स्कीम गिना दूं इस सरकार की जो किसानों के हित में इंट्रोड्यूस की। तो फिर मान ले हम यूपी के चुनाव आप मानते हैं तय कर देंगे? मैं फिर वही कहूंगा कि इस जो किसान आंदोलन के नेता हैं या किसान आंदोलन के जो आड़तीय हैं और छोटा किसान है, छोटा किसान बाकायदा यूपी में सरकार बनाएगा बीजेपी की। और पंजाब में? क्योंकि उसको नुकसान नहीं, पंजाब में उसको नुकसान नहीं है। पंजाब में आड़ती या किसान बहुत ज्यादा है। देखिए फर्क समझिए, शुरू से हम लोग ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन बिचौलियों का और आड़तियों का आंदोलन है, और उस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। इन्होंने कैसे भ्रम बनाया कि मंडी खत्म हो जाएंगी। मंडी खत्म हो गई क्या? एमएसपी छीन ली जाएगी क्या? एमएसपी छीन ली गई। इन्होंने कहा कि ऐसा है, ये सारी जमीन अपने मित्रों को दे दी जाएगी। किसान की जमीन और कैसे अडानी या उसको चली तय कैसे होगा? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कैसे तय होगा। भाई देखिए, इस पर तो चाहे कुछ भी हो जाए, भारत बंद हो जाए, आंदोलन हो जाए, कृषि कानून हो जाए, फायदे नुकसान हो जाए, चुनाव हो जाए, हर कोई ऐसा लगता है अलग अलग पक्ष है, ये सहमति तो है नहीं। तय कैसे होगा मुझे बताइए आप, तय कैसे होगा? कौन सही कौन गलत? सिंपल फार्मूला जो आपने सुझाया, चुनाव, यूपी में चुनाव है, अभी रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा। लेकिन उससे किसानों को क्या मिलेगा? किसान तो वही के वही खड़े रहे ना, जो 2 साल वो अपना नुकसान किया उन्होंने। आंदोलनकारी किसान, आंदोलनकारी किसान। सरकार तो बाकायदा योगी जी ने 64 पन्नों का वो निकाल के दिया है। बोलिए घनश्याम तिवारी। 12 डिमांड जो है किसानों की मानी गई है। घनश्याम तिवारी के सामने कितनी शुगर मिलें बंद हुई थी, या मायावती के टाइम में कितनी शुगर मिल बंद हुई थी, और इस बार कितनी ज्यादा चली है? मतलब वो इस तरह से कंपैरिजन होगा ना। और वो जनता जानती है क्योंकि वो भुक्तभोगी। हाँ घनश्याम तिवारी, देखिए आज भारत बंद के ऊपर हम बहस कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये सवाल सबके साथ छेड़ा है कि कैसे पता चलेगा? क्या आपको भी लगता है चुनाव से तय हो जाएगा या नहीं तय हो पाएगा? घनश्याम तिवारी, कौन सही है कौन गलत है? नमस्कार आपके तमाम दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। सबसे पहले आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप इसी तरह निरंतर 26-27 साल के बने रहें, यही मेरी शुभकामना है। जहां तक भारत बंद की बात है, देखिए दो तीन पैमाने। आपने कहा पैमाना क्या होना चाहिए। पहला पैमाना उठाइए, 1 वर्ष पहले इस काले कानून को धोखे से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पारित किया, आज जिन पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन दिया है, आप राज्यसभा में उनकी संख्या जोड़ लीजिए,
और फिर बोले क्या ये आज अगर दोबारा ये बिल बिना धोखे के राज्यसभा में जाता है तो क्या बिल पास हो पाएगा? पहला पैमाना वो। दूसरी बार जिस तरीके से किसानों को कहा कि धोखे से 92 लाख किसानों के साथ कंसल्टेशन किया, आज ये 92 लाख किसानों से कंसल्टेशन सच्चा करके दिखा दें, जो इन्होंने खुद कहा है करके दिखा दें। 92 लाख ऐसे किसान, पूरे एक साल में देश के कृषि मंत्री ने एक भी किसानों की कोई रैली की हो, या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने एक भी रैली की हो? ये मोदी जी की कीर्तन मंडली नहीं है जो यूएस से लेकर के एयरपोर्ट पर मिल जाती है। ये देश का वो किसान है जो मजबूती से देश के लिए खड़ा है। बीजेपी ने तो घनश्याम तिवारी, बीजेपी ने तो किसान सम्मेलन बाकायदा हर जिले में शुरू कर दिए हैं। आप कह रहे हैं एक भी रैली नहीं की किसानों की। अभी जो वाजपेयी जी कह रहे थे उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। देश के किसान को पल पल छोटा कर रहे हैं और अपने चुनिंदा पूंजीपतियों के मुनाफे को मोटा कर रहे हैं। 2022 में किसान की आय दुगनी करने का वादा 8 साल पहले किया था। इन 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी की आय देखिए, हर 2 साल में दुगनी हो जाती है। इनके चुनिंदा कॉर्पोरेट्स की आय देखिए, इनकी वेल्थ संपत्ति 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी किसके साथ खड़ी है और कितनी मजबूती से खड़ी है दिखाई दे रहा है। अच्छा, बात यह है कि एक अंतिम बात बोलूंगा कि अंत में लोकतंत्र में जिसके ऊपर प्रधानमंत्री जी को अमेरिका में तमाम भाषण सुनने पड़े, जो बाइडेन से लेकर के कमला हैरिस तक के, अंत में लोकतंत्र में किसी भी भारत बंद या किसी भी लोकतंत्र प्रोटेस्ट का कच्चा चिट्ठा क्या होता है? क्या उससे सरकार की नींद खुलती है कि नहीं खुलती है? लेकिन अगर अहंकारी सरकार है तो आंदोलन लंबा पड़ेगा, लंबा चलेगा। और जो वाजपेयी जी कह रहे थे लंबे आंदोलन सफल नहीं होते, देश की आजादी का आंदोलन कितना लंबा था? अगर इस तरीके से लोग सोचने लगे तो कोई भी ऐसी सरकार जो अहंकारी है, तानाशाह है, उसके खिलाफ आंदोलन सफल ही नहीं होंगे। अच्छा घनश्याम, मैं ये सोच रहा हूं सरकार के खिलाफ आंदोलन लंबे होते हैं। घनश्याम, मैं ये सोच रहा हूं कि आप यूपी चुनाव को लेकर एक स्टैंड लेने को तैयार क्यों नहीं है? अगर आप कॉन्फिडेंट होते कि आप यूपी चुनाव में जीतने जा रहे हैं और बीजेपी किसानों का वोट नहीं पा सकेगी और हार जाएगी, आप खुलकर कहते कि पता लग जाएगा चुनाव में हारने वाले हैं ये लोग, किसान उनको हराएगा। आप कह ही नहीं रहे खुलकर, इससे क्या मालूम? ये बीजेपी का लोक कल्याण पत्र है। कोई पन्ना पढ़ लीजिए, ऐसे छात्र की आंसर पुस्तिका लगती है जिसने साल भर 5 साल कोई पढ़ाई नहीं की। हमने तो कहा हम 400 सीटें जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अंत में गन्ना किसानों के लिए 25 रुपए बढ़ाना पड़ा। वो किसकी सफलता है? वो इस देश के करोड़ों किसानों की सफलता है जो पिछले 10 महीने से आंधी, पानी, धूप, बरसात सब जगह सरकार के खिलाफ खड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी को लास्ट मिनट 100 दिन बचे हैं चुनाव घोषणा में, और ये लोग अपना कैबिनेट बना रहे हैं जहां पे सरकार के पास अपना संकल्प पत्र का कोई विजन नहीं। मैं समझ गया, आप 400 सीट कह रहे हैं, मैं वहीं आ रहा हूं वापस। ओके, ऑलराइट। आरपी सिंह जी, आप ही कह दीजिए, अगर आपको जीत का इतना आत्मविश्वास है, आप ही कह दीजिए कि अगर हम हार गए तो हम मान लेंगे हम गलत थे। कह दीजिए। मानव गुप्ता जी, आपने शायद मेरे को शुरू में सुना नहीं। मैंने बड़ा स्पष्टता से कहा कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं सुनिश्चित। ये नहीं कह सकते, मैं कह रहा हूं। और मैं आपके साथ यूपी चुनाव के साथ आपके शो में पहला शो आपके साथ करूंगा। और ये जो 10% वोट लेकर आए थे, 52 सीटों पर टिक गए थे, वो कह रहे हैं नहीं हम तय करेंगे देश का एजेंडा क्या होगा। अरे इनके दिमाग में अभी तक फचूरी उतरी नहीं कि हम देश के सत्ताधारी पार्टी है, हम शाह हैं, हम राजा हैं, हम बादशाह हैं। इनके दिमाग से फचूरी उतर नहीं रही, इसलिए 10% पर धकेल दिया। अगली बार 10 से भी कम जाएंगे, उस पर धकेल देगी देश की जनता। और इनके दिमाग में तो फतूरी है। इनको असल में एक गरीब आदमी, एक पिछड़ा जाति का आदमी देश का प्रधानमंत्री बन जाए, इनके गले से फतूरी उतरती नहीं। इनकी ये लोकतंत्र है ही नहीं है, इसकी दिक्कत है। ये मुझे बाहर अच्छा लगता है 37% वोट लेकर जाए, योगेंद्र जी नहीं ये तो सब बाकी 63 का क्या है। और सुनिए, एक मिनट अभी राज्यसभा की बात कर, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, 2-3 बातें बड़ा स्पष्ट कर दूं। सर, आपको पूरा मौका मिला था, वहां पर आपके लोग भंगड़ा डाल रहे थे टेबल्स पे चढ़कर, समझे नहीं? आप लोग वहां वोट नहीं करना चाहते थे, आप लोग भंगड़ा डाल रहे थे। आपके साथी लोग जिनको आप अपने साथ गिनते हैं आजकल, जिनके साथ आजकल आप गलबखड़ियां हो रहे हैं। अच्छा योगेंद्र जी, मैं वापस वहीं आ रहा हूं। अगर योगेंद्र, हालांकि आरपी सिंह जी तो कह रहे हैं हम जीतने वाले हैं, घनश्याम तिवारी कह रहे हैं हम जीतने वाले हैं, कहीं तो ये तय करना पड़ेगा ना योगेंद्र जी। 10 महीने तो हो गए, कहीं तो एक पैमाना होना चाहिए कि पता चले इस मुद्दे पर जनता किसके साथ है, क्योंकि जनता में किसान भी आते हैं और किसान, हमारी जो वोटरों की संख्या है हमको ही पता है, उसमें ज्यादातर किसान ही है। यूपी ले लीजिए आप खास तौर से, तो ऐसे में कुछ तो आइडिया होगा ना पंजाब, यूपी के चुनाव से। चलिए पंजाब भी जोड़ लीजिए उसमें, पंजाब के चुनाव से। मानक भाई, मैं शो में सोच के आया था कि आज हम
भारत बंद पर चर्चा करेंगे। चर्चा ये हो सकती है भारत बंद में लोग आए कि नहीं आए, जबरदस्ती लाए गए, क्या सचमुच में थे या नहीं, किसके द्वारा लाए गए, ये सब चर्चा हो सकती है। हाँ। लेकिन पिछले 25-30 मिनट से मैं तो कुछ और ही चर्चा सुन रहा हूं। मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, आज करोड़ों लोग, लाखों नहीं, करोड़ों लोग आज इस देश में सड़क पे उतरे हैं। हमें इतना न्यूनतम मर्यादा रखनी चाहिए कि हम या तो कहें कि नहीं करोड़ों थे नहीं, हमने कुछ झूठी तस्वीरें देखी हैं, कोई अमेरिका से तस्वीरें लाई गई हैं, या हम कहें कि ये करोड़ों लोग कौन थे, क्यों आए, क्या कह रहे हैं, उनकी आवाज को सुनना हमारी जिम्मेवारी बनती है। मैं आपकी व्यग्रता उत्तर प्रदेश चुनाव पे समझता हूं मानक भाई, और घनश्याम तिवारी जी और आरपी सिंह इस पे झगड़े, ये भी मुझे समझ आता है। किसान आंदोलन को जब मैं कह रहा हूं कि आज केरला के किसान आए, तमिलनाडु के किसान आए, कर्नाटका के किसान आए, झारखंड, बिहार, बंगाल के आए, आप कहते हैं चलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में चेक कर लेते हैं। आप ये क्यों भूल जाते हैं मानक भाई, इस देश में तमिलनाडु एक राज्य है। हाँ। उसका चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी को कितनी सीट आई थी आपको अनुमान होगा। केरला में चुनाव हुआ था, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश है, उसका भी फैसला आ जाएगा, उसमें भी देख लेंगे। लेकिन इस देश की जनता बहुत खुले शब्दों में बोल चुकी है। मुझे विश्वास है कम से कम आप जैसे पढ़े लिखे लोग मानेंगे कि उत्तर प्रदेश के बाहर रहने वाले लोग भी इस देश की जनता है, वो भी किसान है, और वो अपनी आवाज उठा चुके हैं, चुनाव में भी उठा चुके हैं, जमीन पे भी उठा चुके हैं। ये जो आरपी सिंह जी वगैरह बात कर रहे हैं, इनके हिसाब से तो सन 1984 में जब इनको 2 सीट आई थी, उसके बाद इन लोगों को 10 साल मौन व्रत रख लेना चाहिए था। उसके बाद तो क्यों ये 1987 में आंदोलन कर रहे थे, 1988 में क्यों ये आंदोलन कर रहे थे? उस वक्त अगर कांग्रेस के लोग कहते चुप करो, इनको टीवी पे बुलाने की जरूरत नहीं। पॉइंट टेकन। आरपी सिंह जी छोटा सा रिस्पांस, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। आरपी सिंह जी बोलिए। मैं माफी चाहता हूँ, ये जो कुछ जगह पे, कुछ सड़क पे कोई 50-60-100 लोग इकट्ठे कर और देश भर में कहना करोड़ों लोग इकट्ठे कर लिए और हमने पूरा देश बंद कर दिया, सबको दिखता है कैसा है, पटना में क्या है, वो सीन दिखा देते हैं। आपको भेज दूंगा, वीडियो देख लीजिएगा। यूपी में क्या स्थिति रही, आपको वीडियो भेज दूंगा। आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट में कोई एक चौक बंद कर ले तो सोचते हमने देश बंद कर लिया। इनको बधाई हो, लगे रहे, अच्छी बात है। ये राजनीति से प्रेरित है, कांग्रेस द्वारा प्रेषित है और प्रयोजित है। हाँ बिल्कुल ठीक, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। ओके, टाइम खत्म हो गया। जैसे मैंने पहले कहा ना, भारत बंद पर एक राय होती है, जाहिर है बीजेपी और सरकार कहेंगे भारत बंद में बहुत कम लोग शामिल थे, किसान नेता और आंदोलनकारी किसान कहेंगे कि देखिए पूरे देश में असर हुआ है। हमारा काम, हमने तस्वीरें दिखा दी, और तस्वीरें आएंगी और भी दिखाएंगे। लेकिन एक सवाल पूछा जाना चाहिए, बहुत टाइम 10 महीने हो चुके हैं, क्या कोई बीच का रास्ता बचा है? क्या बातचीत की गुंजाइश है? कोई नहीं चाहता अन्नदाता सड़कों पर रहे, आंदोलन करता रहे। कोई नहीं चाहता लाखों करोड़ों लोगों को जाम की वजह से दिक्कत हो, कोई नहीं चाहता। क्या बीच के रास्ते की गुंजाइश है? अगर नहीं बची है तो कहीं ना कहीं यह तय करना पड़ेगा कि वाकई ज्यादातर जनता किसके साथ है। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।